आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, नित नए नफ्सियाती या फिर फिज़िकली बीमारियां दुनिया में पैदा होते जा रहे हैं। ऐसी एक बीमारी है जो उमूमन बच्चों में ज़्यादा देखने को आ रही है, जिसके सबब बच्चों का बिहेवियर यानी कि उनका नेचर में तब्दीली आती है, या फिर एक मायने में कहो कि उनके तौर तरीक़े में काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं। इसको पहचानने के लिए आपको काफ़ी वक्त लग सकता है, जिसको आज पूरी दुनिया इस बीमारी को ऑटिज़म कह रही है। इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है, जिसको आप तारे ज़मीन पर कहते हैं। ये फ़िल्म काफ़ी फेमस भी हुई और इसके तहत इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस के लिए ये फ़िल्म बनाई गई थी, काफ़ी फेमस भी हुई। ये बीमारी हिंदुस्तान में आजकल काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इससे क़ब्ल अमेरिका या फिर सऊदी ऐसे ममालिक में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इसी का एक थेरेपी सेंटर है। इसके इलाज के लिए थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी काफ़ी बेस्ट थेरेपी है। और निज़ामाबाद में भी यहाँ पर सुभाष नगर में कलाचेरियन स्कूल में इसकी थेरेपी स्टार्ट की गई है। हम इसी के तहत और इस बीमारी से क्या होता है और इस बीमारी के अलामतें वो दिगर सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर पुनिया सर मौजूद हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। आदाब सर, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने निज़ामाबाद में इस सेंटर को अपनाया। शायद मैं ये भी बताता चलूँ कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों भी रियासतों में इसके स्कूल्स मौजूद नहीं हैं, यानी कि इसके जो माहिर बनाते हैं वो स्कूल्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन सिर्फ एक थेरेपी सेंटर हैदराबाद में मौजूद है, और उसके बाद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिर्फ निज़ामाबाद में ही एक थेरेपी सेंटर मौजूद है जो फुल फ्लेज वर्क कर रहा है विथ ऑल द फीचर्स। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म देखिए, हम बोलते हैं कि अगर सिंपली भाषा में बोला जाए, एक डेवलपमेंटल डिजॉर्डर है जो खास के तौर के बच्चों को होता है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आएगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। ज़्यादातर बच्चे मतलब दूसरे बच्चों से, मतलब बच्चों के साथ नहीं मिलके नहीं खेल पाएंगे, कुछ शेयरिंग केयर भी नहीं होगा, सोशल इंटरेक्शन कुछ नहीं होगा, वो अपने दुनिया में ही रहेंगे। तो वो है ऑटिज़म। बेसिकली हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि मतलब कोई बच्चा है आपके साथ नहीं मिल रहा है, उसको पर्टिकुलर हम नहीं बोल सकते कि ये ऑटिज़म है। उसका कुछ रेड फ्लैग्स है, जैसे कि सोशल स्माइल नहीं रहेगा, सोशल कांटेक्ट नहीं रहेगा बच्चों से, वो अपने दुनिया में रहेंगे। कुछ ऑकवर्ड बिहेवियर लाइक हैंड फिजेटिंग, हैंड फ्लैपिंग मूवमेंट सब करेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया है, उसकी को बेस के हम करके हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर बोलते हैं। उसके अंदर में हम क्राइटेरिया वाइज कर सकते हैं कि ये ऑटिज्म के अंदर आएगा, ये नहीं। जी सर, जैसे सर ने बताया कि वो बच्चा जो ऑटिज़म का शिकार है वो आपको बताएगा तो नहीं, या फिर जिस तरह से फिज़िकली बीमारी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका हाथ में फ्रैक्चर है या फिर सर में मार लगा, इस तरह से ऑटिज़म को नहीं पहचाना जा सकता। ऑटिज़म के शिकार बच्चे उमूमन अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। आपके आवाज़ देने पर भी आपको जवाब ना देना, यानी कि इसके भी चंद क्राइटेरिया हैं जो इसके माहिरीन ही समझ सकते हैं। लेकिन उमूमन ये अलामत है कि वो वालिदैन के भी सवाल के जवाब नहीं देते, बार बार आवाज़ देने पर भी वो रिएक्ट नहीं करते।
उसके अलावा वो खुद अपनी दुनिया में अलग रहते हैं। सर ये इस बीमारी को आइडेंटिफिकेशन मतलब अब पेरेंट्स है उमूमन ज़िद में भी बच्चे सुनते नहीं हैं वालिदैन की, तो ऐसे में हम इस बीमारी को कैसे मालूम कर सकते हैं? उसके लिए बताया ना, थोड़ा जो क्लिनिकल फीचर होता है जिसको हम रेड फ्लैग बोलते हैं, जैसे कि अर्ली एज में बच्चों का स्माइल आता है, सोशल स्माइल नहीं रहेगा, और उसके बाद आई कांटेक्ट नहीं रहेगा, मतलब वो इधर उधर देखते रहेंगे, आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। उनका ऑडिटरी विजन सब ठीक होगा, हियरिंग भी ओके होगा, लेकिन आप उनको बुलाएंगे तो रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मतलब 100 टाइम से 7-8 बार ही सुनेंगे, बस उतना नहीं है। वो कुछ ऑकवर्ड बिहेवियर अपने दुनिया में खोए रहेंगे, कुछ हैंड फ्लैपिंग ऐसा, कुछ चीज़ को मारना, कुछ चीज़ को फेंकना, मतलब बच्चों का जिद होता है लेकिन उनका ज़्यादा जिद करना, कुछ प्लान में चेंज हो गया तो उसको ऑकवर्ड टाइप का बिहेव करना, ये सब प्राइमरी नोटिस है जिसको हम आइडेंटिफाई करके इंटरवेंशन कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों का क्या होता है कि पेरेंट्स बेसिकली कंसर्न होते हैं कि बच्चों का स्पीच नहीं आता, तो बेसिकली वो फास्ट एड्रेस करते हैं स्पीच थेरेपी के पास। तो इतना प्रोसेस होता है कि स्पीच थेरेपी स्पीच लेते हैं, लेकिन उनका जो अंडरलाइंग सेंसरी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई नया करके स्पीच थेरेपी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अर्ली इंटरवेंशन से जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो डिलेड हो रहा है। तो ये जो अर्ली सिम्टम्स है इसको थोड़ा नोटिस करके अर्ली रिपोर्ट करना होगा, तभी जाके इम्प्रूवमेंट हम बता सकते हैं कि हाँ इतना इम्प्रूवमेंट आएगा। मतलब बच्चों को बार बार रिएक्ट ना करना या फिर ज़िद करना या फिर हैंड एक पर्टिकुलर मोमेंट में सर्कुलेट करते रहना, या हमारे पास उमूमन बोलते हैं कि बच्चा दीवाने चाले कर रहा देखो, तो ये अलामत भी हो सकती है कि ऑटिज़म की। इसके इलाज के लिए आपको अर्लियर स्टेट में यानी कि बच्चा 2 साल के बाद से जो रिएक्शंस होते हैं, आपको मोमेंट्स अच्छी तरह से बच्चे को फॉलो करना चाहिए। अगर आप उस स्टेट में बिहेवियर थेरेपिस्ट से राब्ता पैदा करते हैं तो आप अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हैं। और उसके लिए अब निज़ामाबाद में भी पहली बार, हैदराबाद के बाद पहली बार निज़ामाबाद में कलाचेरियन स्कूल में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आए हैं और इनके ज़रिए इलाज काफ़ी तेज़ी से जारी है और कई वालिदैन इससे इस्तेफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं। सर उमूमन ऑटिज़म ये होने के इम्कानात कब पैदा होते हैं और किन लोगों में ज़्यादा पाए जा रहे हैं? देखिए इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि इस रीजन की वजह से ये हो रहा है। बेसिकली माना गया है कि ये जेनेटिक कंडीशन है। जेनेटिक कंडीशन बोलेंगे तो लाइक आ जाएगा हमारा फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम, रेड सिंड्रोम, उसी की तरह होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि ये मदर को ये हुआ था कि फादर में ये हुआ था इसके वजह से हुआ, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जेनेटिक में थोड़ा बहुत लिंक रहता है जिससे हम बोल सकते हैं हाँ ड्यू टू जेनेटिक कंडीशन दिस इज है, लेकिन बेसिकली इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिजॉर्डर जो कि बच्चों को खासतौर पर होता है। सर मतलब बाज़ लोगों के बच्चा अगर लेट बात करता है तो बोलते हैं कि नहीं आपके वालिद साहब भी या फिर आपके दादा भी लेट बात करते थे। हाँ। तो ये भी एक लेट बात करना और ओनली बात करना नहीं, एक अलग सिम्टम नहीं होता। मतलब हम बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट हो रहा है, वो बात नहीं करेंगी लेकिन सुनेंगे भी नहीं, आई कांटेक्ट भी नहीं रहेगा, सोशल स्माइल भी नहीं रहेगा, मतलब एक्सप्रेशन लेस जिसको बोलते हैं, टोटली कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। सेम एज के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे। कुछ बच्चे होते हैं खेलते खेलते हाइपर हो जाएंगे, मतलब वो अपने दुनिया में मगन रहेंगे, जैसे कि अकेला खेलना पसंद करेंगे, आप में ही सीमित रहेंगे, दूसरों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, दूसरे कोई आएगा तो उसके पास स्ट्रेंजर फीलिंग होगा, नहीं जाएंगे। बच्चों को होता है लेकिन उनके पास ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसको हम पहले एड्रेस करके अगर उसके पास ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। सर जिस तरह से आपने बताया कि इसके सिम्टम्स क्या है या फिर जेनेटिकली होने के चांसेस है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है, तो ऐसे में सर इसका इलाज क्या करना चाहिए? इलाज देखिए बेसिकली ऑटिज्म का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारा कोई फ्रैक्चर हो गया तो हम मेडिकल लैब टेस्ट ले सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो हमारा जो सेंसरी सिस्टम है उसके बेस्ड थ्रू प्ले एक्टिविटी हम ये करते हैं। जैसे कि हम लोगों को सब पता है कि हमारा 5 सेंसरी सिम्टम है, लेकिन उसके अलावा हमारे 2 अलग से हैं, जैसे कि हम जिसको वेस्टिबुलर बोलते हैं और ऑडिटरी को बोलते हैं। उसी के हिसाब से हम हमारा इंटरवेंशन देते हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चों का ऑक्यूपेशन क्या होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मीन्स योर एक्टिविटी शुड बी बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन। तो एक बच्चा हो गया आपके पास है, बच्चों का ऑक्यूपेशन क्या होता है अर्ली एज में खेलना, तो उसी के हिसाब से खेलने के थ्रू में हम ये सब सेंसरी सिस्टम्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि जाके उनको ऑर्गेनाइज करके मतलब उनकी बाहर दुनिया से लाके एक सोशलिटी में डाल सकते हैं। ओवरऑल बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं बच्चों को जीने के लिए। तो सर इसको हील करने में मेडिसिन या फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करना
या फिर दूसरे माहिर नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, वो किस तरह से अगर ये बीमारी के लिए? साइकेट्री कंसल्ट बेसिकली करते हैं, एक आता है हमारा चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल जिसको बोलते हैं कार स्कोर, वो लोग एडमिनिस्टर करते हैं। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो जैसे कि पहले तो कोई बच्चा हमारे पास नहीं आएगा, वो पहले जाएगा स्पीच थेरेपी के पास, स्पीच थेरेपी का कोई प्रीफर कर देगी साइकेट्री के पास दिखाओ, तो घूम फिर के लास्ट में आता है। तो वो पहले बेसिकली वो लोग कर लेते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा मेडिसिन नहीं है, फिर भी कोई मेडिसिन देते हैं, बस कोई कॉग्निकेयर वगैरह सब मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन मेडिसिन से इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आता जितना थेरेपी में आता है। सर ये जो अब जिसके माहिर है ऑक्यूपेशन थेरेपी, इस थेरेपी के बारे में कुछ वजाहत कीजिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये है कि मतलब जो भी दिक्कत, मतलब आप एक चीज़ करना चाह रहे हो, उसमें करने में आपको रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, आप अपने ऑक्यूपेशन में नहीं जा पा रहे हो, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको उसी एरिया में आपको हेल्प करेगी, जैसे कि आप अपना काम खुद कर सकें, अपना डिपेंडेंसी लेवल कमा के आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। सपोज आपको कोई डिजीज़ हो गया, ये ऐसा नहीं कि ओनली बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर आदमी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए। सपोज जैसे कि एडल्ट पेशेंट हो गया, उसको सपोज पैरालिसिस हो गया, वन साइड अफेक्ट हो गया, तो वो क्या करता है, बतौर अपने मतलब परिवार लोगों के ऊपर बर्डन बन जाता है कि उसका ध्यान रखो वो रखो। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये है कि उसको उसी हिसाब से निकाल के उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, जैसे कि अपना काम खुद कर सके। बाय जितना भी है रिमेडियल थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी यूज करके उनको कर सकते हैं। अगर बच्चों की तरफ आ गए, जैसे कि कंडीशन आ गए, सेरेब्रल पैल्सी आ रहे हैं, तो उनका भी जो कुछ अबनॉर्मलिटी है, मसल कंट्रैक्शन वगैरह जो दिक्कत है, उन थोड़ा को सब करके क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। दिस इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो आप बेसिकली ये आपका ऑक्यूपेशन के थ्रू काम करता है जी। ऑक्यूपेशन थेरेपी के इजी अल्फाज में माने यही है कि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप अपने डेली यूजेस के जो वर्क करने का है उसकी एक खेलने के अंदाज में प्रैक्टिस कराना। तो ये ऑक्यूपेशन थेरेपी है बच्चों के लिए। ये ऑक्यूपेशन थेरेपी ख़ास तौर पे ऑटिज़म के मरीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। हमने यहाँ पर कई वालिदैन भी आए थे जो ट्रीटमेंट के लिए, उनसे भी बात की, उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर जो थेरेपी दी जा रही है उसके बाद उनके बच्चों में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। यानी कि ये थेरेपी में आपको इंजेक्शन या फिर दवाइयाँ या फिर इस तरह के कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं, बल्कि आपको खेल कूद के ज़रिए इलाज किया जा रहा है। बच्चे अपने रोज़मर्रा, बच्चों का काम ही है खेलना, अगर वो बच्चा खेलता नहीं है तो उसे खेल सिखाते हुए उसका इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हम जहाँ पर ठहरे हुए हैं ये कोई अखाड़ा नहीं है, बल्कि ये एक प्लेस, ये एक ऑपरेशन थिएटर की तरह समझिए आप। यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है वो डॉक्टर साहब के हथियार हैं। हम थोड़े बहुत हथियार के बारे में जानना चाहेंगे सर, आपके जो मतलब ये ट्रीटमेंट है। हाँ, इस पे इसको हम देखिए बॉल पूल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो सिर्फ बच्चों का कुछ इशू रहता है, जैसे कि टैक्टाइल इशू रहता है कुछ वगैरह, तो इसमें डाल के बच्चों को बॉल, इसके अंदर बॉल रहेगा, तो बच्चों को इसके डालने के बाद बच्चों को इस पर प्लेफुल मारा में खेलाएंगे, जैसे कि बॉल कैच थ्रो कर सकते हैं, कुछ ये वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी बॉल नहीं है, अभी नया सेटअप है, बॉल डाला जाएगा, इसमें बच्चों को डाल के उनके साथ ये टैक्टाइल प्ले वगैरह सब कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वॉल माउंटेड बोर्ड हो गया, इसको बोलते हैं वॉल माउंटेड बोर्ड। तो ये बेसिकली सेफ साइज है ना, इसको बस इसके ऊपर बच्चा चढ़ेगा, चढ़ के ऊपर से कुछ चीज़ें लाने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसका डेवलप होगा कि अवेयरनेस बढ़ेगा कि ये इतना हाइट पे है। जो बच्चों का फियर ऑफ हाइट होता है, चढ़ते नहीं है, तो इसमें ये क्या है, सिस्टमेटिकली काम करेंगे हम, उसको चढ़ा के थोड़ा बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। इसमें भी कुछ मतलब चढ़ेंगे तो उनको टैक्टाइल इनपुट, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलेगा। तो इसी को हम प्लेफुल मैनर भी, जैसे कि वहाँ पे कुछ चीज़ें रख देंगे, बच्चों को पहले बोलेंगे फेंक दो, वो फेंकना, कैच करना, ये सब उसमें हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप जितने भी चीज़ देख रहे हैं ये इनके इलाज का एक तरीक़ा है। ऑटिज़म के बच्चों में अक्सर ये कमी होती है कि वो डिस्टेंस और स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर पाते। यहाँ पर उन्हें छोटी छोटी कैलकुलेशन भी सिखाई जाती हैं, वो भी उन्हें बिना नुकसान पहुँचाएं। यानी कि हम बॉल अगर फेंकें तो मार भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बॉल है वो काफ़ी नरम होते हैं और उसके ज़रिए वो लोग उन्हें स्पीड और हाइट से डिस्टेंस कैलकुलेशन के एक छोटी सी मशक्क़त कराते हैं, जिसके सबब वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में मुकाबला कर सकते हैं। सर ये ट्रीटमेंट के बारे में, ये ट्रीटमेंट कितने दिन का रहेगा या फिर किस तरह से रहेगा? ये देखिए, अगर अब बच्चा हमको अर्ली रिपोर्ट करता है तो थेरेपी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है एज कम्पेयर टू डिलेड।
सो अगर बच्चा हमारे पास जल्दी इम्प्रूव करता है, उसके हिसाब से हम ऑब्जर्व करके देखेंगे कौन सा सिस्टम कितना अफेक्टेड है ऑब्जर्व करके, तो उसी के हिसाब से हमारा गोल बनाते हैं। बेसिकली 3 मंथ का प्रोटोकॉल रहता है। 3 मंथ में बच्चों का कुछ इंप्रूवमेंट आया कि नहीं, मतलब जो जो एरिया पे कंसर्न है उस एरिया पे हम काम करेंगे। काम करके देखेंगे कि अभी मतलब कौन सी एरिया में उनको प्रॉब्लम रह रहा है, उसी के हिसाब से हम फिर फर्दर प्लान करेंगे। लेकिन ऐसे कोई डेफिनाइट टाइम इंटरवल नहीं बता सकते कि इतना दिन में बच्चा क्योर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी ऑफ सिम्टम कितना सीवियर है और बच्चा कितना जल्दी थेरेपी को रिसीव करता है, वो एक है। उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये तो डेफिनेट इंटरवल नहीं है कि बच्चा इतना दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चों का एक क्वालिटी, इतना गारंटी हो सकता है कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं उनको जीने के लिए। तो इस अभी तक ऑटिज्म का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑटिज्म का कोई अभी तक इलाज या फिर मेडिसिन दरियाफ्त नहीं की गई है, लेकिन इस थेरेपीज़ के ज़रिए इतना उनमें कॉन्फिडेंस भरा जा सकता है कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो अभी ऑटिज्म से क्योर होते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़ुद हमारे निज़ामाबाद में भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो आज यहाँ पर ट्रीटमेंट हासिल कर रहे हैं और आम बच्चों के साथ स्कूल जा रहे हैं। सर, जाते जाते हम आपके थ्रू पब्लिक को कोई मैसेज। देखिए कि अगर जो अर्ली सिम्टम्स के बारे में बताया, अगर कुछ भी कोई बच्चों में दिखता है तो ज़्यादा डिले ना करके जल्दी रिपोर्ट करें, ताकि हम अच्छा सर्विस देके उनको एक सोशल स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी आज के ज़माने में काफ़ी बढ़ चुकी हैं, जहाँ पर वालिदैन को दिखाई देने वाली बीमारियों, अपने बच्चों में दिखाई देने वाली बीमारियों को पहचानना है, तो वहीं उन बच्चों में ज़हनी तौर पर जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उसे भी समझने की कोशिश करनी है। और ऑटिज़म भी एक ऐसी ही बीमारी है जो वालिदैन को ऑब्ज़र्व करनी है, यानी कि उनकी डेली लाइफ में जो चेंजेस आ रही है उस पर ऑब्ज़र्व करते हुए उसे इलाज के लिए ढूंढना है। हमारी आज की यही कोशिश है कि इस नई बीमारी से आवाम को आगाह करें और ये भी बताना है कि निज़ामाबाद में भी इस बीमारी के इलाज के लिए कलाचेरियन में डॉक्टर्स, बिहेवियर थेरेपिस्ट मौजूद हैं। आप इनसे आइए, इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। इसी के साथ मैं